हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सची वाजपेयी। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल nursingfuture.in और हम लोग देख रहे हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज। ये सीरीज थर्ड है। इससे पहले दो सीरीज हम लोग देख चुके थे। फर्स्ट सीरीज में हम लोगों ने 1 to 30 पॉइंट्स देखे थे, फिर सेकंड में हम लोगों ने 20 पॉइंट्स देखे थे, तो 50 पॉइंट्स वहाँ कवर हुए। अब हम लोग हर सीरीज में 50 पॉइंट्स देखेंगे, तो ये हमारी थर्ड सीरीज हुई। तो अब वीडियो को पूरा देखने तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ इसमें सब सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए कवर हो जाएंगे। ये वो सीरीज है जब हमने अपने एग्जाम की तैयारी के लिए अपने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर से लेके, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लेके, बहुत सारी गाइड से लेके जो हमने पर्सनल नोट्स बना के रखे थे, वो सारे हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इस प्लेलिस्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। इसके कोई भी सीरीज़ के लिए, कोई भी अपडेट के लिए, किसी जॉब के नोटिफिकेशन के लिए, और जो भी हम कंटेंट डालते हैं उसकी अपडेट सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए भी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं हम अपनी सीरीज़ में। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में पूछा गया था कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व, तो यहाँ पे आंसर था कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है। और ये जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है सोमैटोसेंसरी इन्फॉर्मेशन देती है, मतलब ये मिक्स टाइप की नर्व है। इसमें टच, पेन और फेस और हेड की जो नर्व सप्लाई है उसको कवर करती है। जो चबाने वाली मसल्स हैं उनको भी कवर करती हैं। तो अगर देखा जाए तो क्रेनियल नर्व 12 तरह की होती है। इसमें 5 मोटर नर्व होती हैं, 4 मिक्स्ड नर्व होती हैं और 3 सेंसरी नर्व होती हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड आवाज़ बहुत आती रहती है क्योंकि यहाँ पे हमें जो रूम मिला हुआ है थोड़ा रोड साइड में है, तो आप इस साउंड को इग्नोर करके अपने पॉइंट्स पे ध्यान दें। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। फिर नेक्स्ट पॉइंट में है सिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोज डिप्थीरिया। जो सिक टेस्ट है वो डिप्थीरिया को डायग्नोज करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सिक टेस्ट में क्या होता है, इसमें जो डिप्थीरिया के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो इंट्राडर्मल दिए जाते हैं, जिससे ये एंटीबॉडी रिएक्शन में पता चलता है कि डिप्थीरिया पॉजिटिव तो नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि 100 डेज कफ कॉज्ड बॉर्डेला पर्ट्यूसिस। जो 100 डेज कफ है उसको बूपिंग कफ भी कहते हैं, पर्ट्यूसिस भी कहते हैं। ये मेनली इन्फेंट्स में होता है और इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस है। फिर नेक्स्ट में है स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंडेड फ्रॉम ब्रेन स्टेम टू द लेवल ऑफ फर्स्ट ऑफ लंबर वर्टिब्रा। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ब्रेन स्टेम से निकलती है और लंबर वर्टिब्रा के फर्स्ट वर्टिब्रा तक पॉइंट करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टोनोमीटर यूज टू मेजर इंट्राओक्यूलर प्रेशर। जो टोनोमीटर होता है वो इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीशियम सल्फेट पॉइजनिंग एंटीडोट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। जो मैग्नीशियम सल्फेट पॉइजनिंग होती है उसका एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। और ये जो मैग्नीशियम सल्फेट पॉइजनिंग है ये क्या है, ये ऑर्गेनोफास्फोरस कंपाउंड टाइप की पॉइजनिंग है। इसको एंटीडोट के रूप में इसमें कैल्शियम प्रोवाइड किया जाता है। वॉमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो वॉमिटिंग का सेंटर होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में लोकेट होता है। ये ग्रे बेबी सिंड्रोम एसोसिएटेड विद क्लोरमफेनिकॉल। जो एंटीबायोटिक होती है क्लोरमफेनिकॉल, ये बहुत सारे ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। टाइफाइड में, मेनिंजाइटिस में और भी वायरल और बैक्टीरियल डिजीज में यूज की जाती है। क्लोरमफेनिकॉल जो मदर प्रेगनेंसी में इसको लेती हैं उसकी वजह से जो न्यूबॉर्न में ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। इसको सर्कुलेटरी कोलैप्स ये कॉज करता है। और इसमें क्या होता है, जो बेबी का सीरम को क्लोरमफेनिकॉल लेवल है वो बढ़ जाता है। इसमें साइनोसिस और ये सब इसको बच्चे को दिक्कत होती है, तो बच्चे को ये डेथ तक कॉज करते हैं। फिर फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ इज कॉल्ड डिल्यूशन। इसमें फॉल्स बिलीफ होता है और ऐसा बिलीव होता है कि जिसको हटाया नहीं जा सकता। पेशेंट ने अगर बिलीव कर लिया तो वो उसी बिलीव में रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी इज इंट्राडर्मल रूट। बीसीजी हमेशा इंट्राडर्मल रूट से की जाती है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ सारे एग्जाम में देखा गया। और ये सारे नोट्स हैं बहुत सारे प्रीवियस पेपर से लेके बनाए गए, इसलिए आप इनको जरूर ध्यान से पढ़ें। सॉरी। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन प्रेगनेंसी इज क्लेविकल फ्रैक्चर। जो प्रेगनेंसी में बहुत कॉमनली होने वाला फ्रैक्चर है वो क्लेविकल फ्रैक्चर है। अगर आपको ये सारे जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की हम लोग सीरीज़ देख रहे हैं, जितनी भी देखेंगे, इन सब की जो PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है जिसमें बहुत सारे नर्सेस ही ज्वाइन है।
ये नर्सिंग ऑफिसर बीआईपी कम्युनिटी करके एक ग्रुप है nursingfuture.in, उसको आप ज्वाइन करके उसमें फाइल सेक्शन में जाके ये सारे पीडीएफ ले सकते हैं। नहीं तो हम इस वीडियो के साथ डेली वहाँ पे पीडीएफ अपडेट करते हैं, तो आप डे बाय डे इसको लेके पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट में है कि बर्थ हाइट डबल एट द एज ऑफ 4 ईयर। बच्चे की जो बर्थ हाइट होती है वो 4 साल की एज में उससे डबल हो जाती है। फिर नेक्स्ट है कि बैरल चेस्ट इज सीन इन एम्फाइसीमा, सीओपीडी, सीएफ एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो बैरल चेस्ट का स्ट्रक्चर है वो एम्फाइसीमा में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, एयर कलेक्शन हो जाती है लंग्स में। सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो सीएस होता है ये सीएफ होता है, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो होता है उसी में सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, ये जो सेल्स होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन सब में बैरल चेस्ट देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि लंग्स में जो एयर होती है वो पूरी कैपेसिटी से अगर पेशेंट को निकालने बोलो तो वो सारी एयर को आउट नहीं कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है एंटीरियर फोंटेनल क्लोजेज एट द एज ऑफ 18 मंथ। ये एंटीरियर फोंटेनल होता है वो 18 महीने की एज में फिल होता है। ये मेनली जो फ्रंटल की 2 बोन्स होती है, पैराइटल की 2 बोन्स होती हैं, इन चारों का जो जंक्शन पॉइंट है ये डायमंड शेप बनाते हुए फ्रंटल फोंटेनल बनाते हैं। आईजीजी एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लेसेंटा। जो आईजीजी एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। और ये जो आईजीजी एंटीबॉडी है बहुत ही कॉमन टाइप की कॉमन एंटीबॉडी है और ये पूरे ब्लड सर्कुलेशन में लगभग 75% रोल आईजीजी का ही होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि बीडीआरएल टेस्ट यूज टू डिटेक्ट सिफिलिस। जो बीडीआरएल टेस्ट होता है वो सिफिलिस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। सिफिलिस जो है वो स्टडी है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। और ये बीडीआरएल की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी फुल फॉर्म है वल्नरेबल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। और ये जो सिफिलिस को डिटेक्ट करने के लिए करती है, कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उसको डिटेक्ट करने के लिए बीडीआरएल का टेस्ट किया जाता है। और जो सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो बैक्टीरियम ट्रेपोनोमा पैलिडम होता है। फिर नेक्स्ट है कि नॉर्मली कैपिलरी रिफिल टाइम इज 2 to 3 सेकेंड। जो अपनी कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, वेन्स, वेन्यूल्स, उसके बाद में जो कैपिलरीज होती हैं उससे भी छोटा जो स्ट्रक्चर होता है उसको कैपिलरीज कहते हैं। ये नॉर्मली इनके रिफिल का टाइम 2 to 3 सेकेंड्स होता है। बेड स्विंग अपीयरेंस इन चेस्ट एक्सरे इंडिकेटेड पल्मोनरी एडिमा। अगर एक्सरे में बेड स्विंग जैसा अपीयरेंस हो तो पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा होता है। नॉर्मल आईसीपी इज, यहाँ पे थोड़ा गलत टाइप हो गया था, तो जो नॉर्मल आईसीपी होता है वो 5 to 15 होता है। इसको mm ऑफ एचजी से मेजर करते हैं, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। नॉर्मल जीएफआर इज 180 लीटर पर डे। जो नॉर्मल जीएफआर होता है वो 180 लीटर पर डे होता है। लेकिन अगर पर मिनट में देखा जाए तो ये 90 to 20 ml पर मिनट होता है। अगर कंटिन्यू 3 महीने तक जो जीएफआर है वो 60 से कम है तो कोई ना कोई किडनी डिजीज सस्पेक्ट की जाती है। तो ये नॉर्मल जीएफआर होता है वो 90 से होता है और ज़्यादा भी हो सकता है, मिनिमम 90 होता है। फिर नेक्स्ट है सोडियम साइट्रेट अमाउंट इन ओआरएस 2.9 ग्राम। जो ओआरएस का जो कंपाउंडिंग एजेंट होते हैं, ओआरएस का जो कंटेंट होता है उसमें सोडियम साइट्रेट होता है वो 2.9 ग्राम होता है। सॉरी। जेनाइटल बार्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पास्ड ऑन थ्रू स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। जो जेनाइटल बार्स होता है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के थ्रू होती है। ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है ये सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस को कॉज्ड करता है और इसका जो स्प्रेड होता है वो स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से फैलता है। फिर नेक्स्ट है कैंक्रोइड डिजीज। ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये हीमोफाइलस डुक्रेई नाम के बैक्टीरिया से फैलती है और ये बैक्टीरिया फास्टिडियस ग्राम निगेटिव कोकोबैसिलस बैक्टीरिया है। माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पूछा जाता है।
तो ये हीमोफाइलस डुक्रेई नाम का बैक्टीरिया है जो कि कैनकुराइड डिजीज को कॉज्ड करता है। और उसके बाद ये फास्टिडियस ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई टाइप का बैक्टीरिया होता है। तो आप इस पॉइंट को भी नोट करके रखिए। फिर नेक्स्ट है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इन लेबर एंड डिलीवरी इज नोन एज पॉलीसिस्टोल। इसमें क्या होता है कि अगर लेबर टाइम के डिलीवरी के दौरान लेबर के दौरान अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, उस यूटेराइन के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गए हैं तो उसको पॉलीसिस्टोल कहते हैं। इसमें क्या होता है, 1 मिनट में जो कॉन्ट्रैक्शन है 6 कॉन्ट्रैक्शन या उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो उस कंडीशन को पॉलीसिस्टोल कहते हैं। फिर नेक्स्ट है नॉर्मल प्यूरपेरियम पीरियड ऑफ 6 वीक और 42 डेज। जो प्यूरपेरियम का पीरियड होता है वो 6 हफ्ते से लेके 42 डेज का होता है। ये प्यूरपेरियम होता है जब से डिलीवरी होती है उसके आगे के 6 हफ्तों का टाइम इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अपनी नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में वापस आने के लिए जो तैयार होते हैं वो 6 हफ्तों का समय लेते हैं, या फिर इसको 42 डेज भी कह सकते हैं। ये लोकिया का पीरियड भी इसमें चलता है। तो इसका ड्यूरेशन 6 वीक या 42 डेज में से कोई भी आएगा वो सही होगा। फिर नेक्स्ट है हाफ लाइफ ऑफ ऑक्सीटोसिन इज 1 to 4 मिनट। जो सीरम प्लाज्मा जो प्लाज्मा का ऑक्सीटोसिन लेवल होता है उसकी हाफ लाइफ होती है 3 to 4 मिनट। कभी कभी ऑप्शन में 1 to 6 मिनट आ जाता है तो वो भी सही है। और जो आईवी ऑक्सीटोसिन दिया जाता है उसका जो लाइफ टाइम होता है ऑक्सीटोसिन देते ही इमीडिएट एक्शन करता है और उसके बाद ये एक विदिन 1 आवर सबसाइड भी हो जाता है। फिर नेक्स्ट है गैप लाइक स्ट्रक्चर इन द हेड ऑफ स्पर्म इज नोन एज एक्रोसोम। जो स्ट्रक्चर स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है उसमें हेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है स्पर्म के हेड में उसमें गैप जैसी होती है उसको एक्रोसोम कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ऑटोक्लेविंग और स्टीम स्टेलाइजेशन इज 121 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर फ़ारेनहाइट में देखें तो 250 डिग्री फ़ारेनहाइट या 121 डिग्री सेंटीग्रेड ऑटोक्लेविंग का टेम्परेचर होता है जिन इंस्ट्रूमेंट को स्टीम से ऑटोक्लेव किया जा रहा है। एक प्रोटीन कंसीडर एज रेफरेंस प्रोटीन। जो एग की प्रोटीन होती है उसको रेफरेंस प्रोटीन भी कहा जाता है, उसको रेफरेंस प्रोटीन की जैसे माना जाता है। ये रेफरेंस प्रोटीन का मतलब होता है परफेक्ट प्रोटीन, कि जितनी प्रोटीन हमने यूटिलाइज की है, जितनी प्रोटीन हमने खाई है उतना पूरे का हमारी बॉडी यूटिलाइजेशन करेगी। इसको रेफरेंस प्रोटीन या परफेक्ट प्रोटीन कहते हैं। गोनियोमीटर इज यूज टू मेजर रेंज ऑफ मोशन। ये गोनियोमीटर एक तरह का जैसे टोनोमेट्री है, इस तरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसी तरह से गोनोमेट्री भी एक टेक्निक है जिसमें हम रेंज ऑफ मोशन देखा जाता है किसी भी जॉइंट्स का मोशन कितना है। फिर नेक्स्ट है कॉमन कैंसर इन ए पेशेंट ऑफ एड्स इज कार्पोसी सार्कोमा। जो कैंसर के पेशेंट में एड्स की कंडीशन होती है उसको कार्पोसी सार्कोमा कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्किन के ऊपर लीजन जैसे दिखने लगते हैं, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होती हैं, माउथ एंड नोज थ्रोट इनमें सब में कुछ लीजन जैसे हो जाते हैं। ये इम्यूनिटी जो डेफिशिएंसी होती है एड्स पेशेंट में उसकी वजह से ये होता है। फिर नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिटैक्सिस इज हाइपरटेंशन। जो नोज ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज को एपिटैक्सिस कहते हैं। ये हाइपरटेंशन की वजह से होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत तेज़ी से फ्लो करता है और वेसल्स हैं रैप्चर होने के चांसेस भी रहते हैं, इससे एपिटैक्सिस भी हो जाती है। न्यूमोनेक्टोमी और रिमूवल ऑफ एंटायर लंग। अगर न्यूमोनेक्टोमी टर्म यूज हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि लंग्स को पूरा रिमूव कर दिया गया। अगर लंग्स का एक लोब निकाला जाता है तो उसको लोबेलेक्टोमी कहते हैं। स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ इरेथ्रोसाइट्स। जो स्प्लीन है उसको ग्रेवयार्ड ऑफ इरेथ्रोसाइट कहते हैं। इरेथ्रोसाइट आरबीसीज में इरेथ्रोसाइट बॉडी में पाई जाने वाली लार्ज अमाउंट की सेल्स है, ये आरबीसीज के स्ट्रक्चर को बनाती हैं। अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो स्प्लीन को बॉडी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ इरेथ्रोसाइट यहाँ पे टर्म दिया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंडोमेथासिन इज ए मोस्ट कॉमनली यूज्ड एजेंट
फॉर मेडिकल क्लोजर ऑफ पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है। बच्चों में जो ये डक्टस आर्टेरियोसिस होता है वो समय के साथ क्लोज एनाटॉमिकल इसकी क्लोजिंग होती है वो समय के साथ हो जाती है। लेकिन अगर नहीं होती है तो इसमें कुछ मेडिकल इंटरवेंशन भी करने पड़ते हैं। उसमें सबसे कॉमनली यूज होने वाला है इंडोमेथासिन। और जो इंडोमेथासिन है ये नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो बच्चों को दी जाती है। और इसकी जो रिकवरी रेट है इस मेडिसिन की वो भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी हेल्पफुल होता है उसके लिए और कॉमनली यूज करने वाली ड्रग है। फिर नेक्स्ट है लेंथ ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज 50 इंच। जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की लेंथ होती है वो 50 इंच होती है। अगर सेंटीमीटर से देखा जाए तो ये अप्रॉक्स 120 सेंटीमीटर या 125 सेंटीमीटर होती है। फिर नेक्स्ट में है कि विस्नोसिस इज कॉज्ड बाय कॉटन डस्ट हेम्प एंड फ्लक्स अफेक्टेड टू लंग्स। जो वाइनोसिस डिजीज होती है वो कॉटन डस्ट की वजह से होती है। इसको ऑक्यूपेशनल हजार्ड डिजीज भी कहते हैं और ये लंग्स को अफेक्टेड करती है। फिर साउंड अबव 85 डेसिबल इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन ईयर। जो साउंड को मेजर किया जाता है वो डेसिबल से किया जाता है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 85 से ऊपर की साउंड होती है वो अगर कंटिन्यू ह्यूमन सुनते रहें तो उनके कान को डेंजर होता है। मतलब जो 85 डेसिबल तक की साउंड है वो हम लोग आराम से टॉलरेट कर सकते हैं। फिर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में 1995 में लॉन्च किया था। जो सिफिलिस है जो कि ट्रेपोनेमा पैलिडम वायरस के थ्रू फैलता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसको टेस्ट करने के लिए BDRL का किया जाता है। ये पॉइंट हम लोगों ने अपने पिछले क्वेश्चन में इसी सीरीज में देखे। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 9 to 90 डेज होता है। फिर नेक्स्ट है हैंसन्स डिजीज ऑल्सो नोन एज लेप्रोसी। जो लेप्रोसी है उसको हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। क्लोरोक्विन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया। किसी भी तरह का मलेरिया उसमें क्लोरोक्विन ड्रग को देते हैं। उसके बाद एक टर्म है कार्डियोटोकोग्राफी मीन्स रिकॉर्डिंग द फीटल हार्ट बीट एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जो कार्डियोटोकोग्राफी नाम की टेक्निक है उससे फीटल हार्ट बीट को यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को मेजर करते हैं। इंजेक्शन पैथिडीन यूज टू ट्रीट पेन पर्टिकुलर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जो पैथिडीन नाम की मेडिसिन है उसको पेन को रिलैक्स करने के लिए दी जाती है, मेनली डिलीवरी के टाइम पे, लेबर के टाइम पे। फिर नेक्स्ट है द फर्स्ट बुक ऑफ मिडवाइफरी रोट इन जर्मनी 1513। 1513 में मिडवाइफरी के ऊपर फर्स्ट बुक लिखी गई थी जर्मनी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट करके रखिए कि मिडवाइफरी के ऊपर फर्स्ट बुक 1513 में जर्मनी में लिखी गई थी। फिर नेक्स्ट है चैडविक साइन इज ए बिलोइस डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स वजाइना एंड लेबिया रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो। जो चैडविक साइन होता है इसको ये भी कहा जाता है कि वेजाइनल वॉल के ब्लूइस डिस्कलरेशन को क्या कहते हैं, उसको चैडविक साइन कहते हैं। इसी ये सर्विक्स वेजाइना और लेबिया सबके ये ब्लूइस डिस्कलरेशन को कॉज करते हैं और ये क्यों होता है, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो की वजह से। फिर नेक्स्ट है हेल्प सिंड्रोम हीमोलाइटिक एनीमिया। हेल्प सिंड्रोम किसको कहते हैं, कभी कभी आप लोगों ने पेशेंट फाइल में देखा होगा कि हेल्प सिंड्रोम करके एक टर्म यूज होता है उसकी डायग्नोसिस में। इसमें होता है हीमोलाइटिक एनीमिया, एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स और लो प्लेटलेट्स काउंट। ये कंडीशन जिसमें है उसको हम हेल्प सिंड्रोम कहते हैं। और सिंड्रोम क्या कहते हैं, सिंड्रोम एक ग्रुप ऑफ डिजीज होती है जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज पेशेंट को परेशान करने लगती है, उसको सिंड्रोम कहते हैं। बहुत सारी डिजीज एक दूसरे की वजह से बॉडी को अफेक्टेड करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड कॉल्ड। जो ब्रेस्ट है उसमें जो ग्लैंड्स होती हैं उसको मेमरी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। उसको जो डिस्चार्ज ऑफ मिल्क होते हैं उसको गैलेक्टोकाइनेसिस कहते हैं। फिर नेक्स्ट में है चेंज साइज एंड शेप एंड कंसिस्टेंसी ऑफ यूट्रस कॉल्ड हेगर साइन। जो यूट्रस के साइज और शेप को कंसिस्टेंसी को चेंज कर दे इसको हेगर साइंस कहते हैं। इट इज़ नॉन सेंसिटिव इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, पेशेंट को प्रेगनेंसी तो होती है लेकिन प्रेगनेंसी के कोई भी इंडिकेशन उसको शो नहीं होते हैं। तो ये नॉन सेंसिटिव इंडिकेशन प्रेगनेंसी है जिसकी वजह से यूट्रस का साइज शेप और कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है, उसको हेगर साइन कहते हैं। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि नेगल रूल ऑफ EDD। नेगल्स का जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का जो रूल है
उन्होंने ऐसे दिया है कि LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज इक्वल टू 9 मंथ प्लस 7 डेज, जिस दिन उसको पीरियड हुआ है वो डेट और प्लस 9 मंथ और 7 डेज। तो ये नेगल्स के EDT का रूल है, ज़्यादातर डॉक्टर इसी रूल को फॉलो करते हैं, या फिर इसको 280 डेज भी कह सकते हैं, या फिर इसको 40 वीक्स भी कह सकते हैं। तो ये सीरीज हमारी ख़त्म हुई यहीं पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपनी कम्युनिटी में इसको शेयर ज़रूर करें और बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करके रखें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।